नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खास खबर दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की गणित की बात करें तो कांग्रेस में 3 मानदंडों पर गहनता से विचार हो रहा है। पहला, तीनों सीटों पर राजस्थान के उम्मीदवार को टिकट दी जाए, इस पर विचार हो रहा है क्योंकि राजस्थान से बाहर के पहले से ही 2 राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं, राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद। वहीं दूसरा मानदंड एक उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट हो और तीसरा मानदंड जो है वो है इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट विधायक ना हो। हालांकि इन सभी मानदंडों पर अंतिम फैसला आलाकमान ही लेगा, लेकिन ये मानदंड जो है वो तय हो गए हैं, ये टर्म और कंडीशन बना दी गई है और अब राज्यसभा चुनाव की गणित जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि लिस्ट लंबी है क्योंकि नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, लंबी लंबी कतार लग रही है, लेकिन 3 मानदंडों पर गहनता से विचार कर रही है कांग्रेस। पहला, तीनों सीटों पर राजस्थान के ही उम्मीदवार जो हो वो होने चाहिए, उनको टिकट दी जाएगी क्योंकि राजस्थान से बाहर के पहले से ही 2 राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं, केसी वेणुगोपाल हैं जो कि राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद हैं। तो वहीं दूसरा मानदंड जो रखा गया है वो है एक उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट भी होना चाहिए। तीसरा मानदंड रखा गया है कि इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट विधायक नहीं होना चाहिए। हालांकि इन सभी मानदंडों पर अंतिम फैसला आलाकमान ही लेगा। वहीं दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट के तहत यह भी जानकारी है कि दिल्ली में राज्यसभा टिकट मांगने वालों की लंबी लंबी कतार है क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं। अपने नाम को लेकर अलग अलग वर्गों से लोग टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। मुस्लिम वर्ग से अशक अली टाक, दुर्रू मियां, जुबेर खान और रफीक मंडेलिया टिकट मांग रहे हैं। वहीं ट्राइबल एरिया की बात करें तो रघुवीर मीणा और ताराचंद भगोरा राज्यसभा टिकट जा रहे हैं। वहीं जाट समुदाय से रामेश्वर रूडी और ज्योति मिर्धा भी टिकट की रेस में हैं। गुर्जर समुदाय की बात करें तो संजय गुर्जर का नाम टिकट की दौड़ में है, लेकिन किसी स्थिति में अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट देना पड़ गया तो नाम सामने आ रहा है गुलाम नबी आजाद का। वहीं रणदीप सुरजेवाला भी राजस्थान से राज्यसभा जा सकते हैं। तो हम आपको पहले ही कह रहे थे कि कई नाम जो है वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लंबी कतार है टिकट मांगने वालों की, दिल्ली में राज्यसभा टिकट मांगने वालों की। और ये अदिति नागर की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग वर्गों से लोग टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। मुस्लिम वर्ग की बात करें, चाहे गुर्जर समाज की बात करें या फिर ट्राइबल एरिया की बात करें, मुस्लिम वर्ग से बात शुरुआत करते हैं, जिनमें नाम जो सामने आ रहे हैं वो है अशक अली टाक, दुर्रू मियां, जुबेर खान और रफीक मंडेलिया, ये भी टिकट मांग रहे हैं। ट्राइबल एरिया का जिक्र कर लेते हैं, इनमें रघुवीर मीणा और ताराचंद भगोरा भी राज्यसभा से टिकट चाह रहे हैं। जाट समुदाय की बात करें तो रामेश्वर रूडी और ज्योति मिर्धा जो है टिकट की रेस में है। गुर्जर समुदाय की बात करें तो संजय गुर्जर का नाम टिकट की दौड़ में है, लेकिन जो मानदंड तय किए गए हैं उसी के तहत आलाकमान आखिरी फैसला लेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट देना पड़ गया, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि राजस्थान से ही नाम हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट देना पड़ सकता है तो उनमें गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला के नाम सामने आ रहे हैं जो कि राजस्थान से राज्यसभा जा सकते हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का गणित जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट के तहत ये भी जानकारी मिल रही है कि आखिर भाजपा से उम्मीदवार कौन होंगे। भाजपा में 2 प्राथमिकताओं पर विचार किया जा रहा है। पहला ब्राह्मण है, ये भी जानकारी मिल रही है क्योंकि दूसरे अगर हम नाम की बात करें तो गुर्जर प्राथमिकता पर भी विचार किया जा रहा है। और ये फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि 2 नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। दिल्ली में इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। दूसरी सीट को लेकर ये रणनीति तैयार की जा रही है। 11 वोटों के इंतजाम को लेकर ये रणनीति है दूसरी सीट के लिए। एक और विकल्प पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व जो है वो विचार कर रहा है। दूसरी सीट पर बिना सिंबल के चुनाव लड़ाने पर विचार हो रहा है। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी ओंकार सिंह लखावत बिना सिंबल के चुनाव लड़े थे और हो सकता है कि जो 2 नाम हो उनमें से एक नाम ऐसा हो जो कि दूसरे बिना सिंबल से वो चुनाव लड़े। तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का गणित आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले हमने कांग्रेस की बात की, उनके मानदंड तय किए गए हैं, आखिर कौन कौन से लिस्ट में है। और आप बीजेपी की बात करें तो आखिर कौन होंगे भाजपा से उम्मीदवार, कयास लगाए जा रहे हैं, कई नाम रेस में हैं। वहीं 2 प्राथमिकताओं पर विचार किया जा रहा है। पहली ब्राह्मण, दूसरी गुर्जर, ये प्राथमिकता पर विचार हो रहा है और दिल्ली में इसके लिए रणनीति भी तैयार हो रही है। दूसरी सीट को लेकर रणनीति खास तौर से तैयार की जा रही है क्योंकि दूसरी सीट के लिए 11 वोटों के इंतजाम को लेकर एक रणनीति बनेगी। और जैसे कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अगर बाड़ेबंदी की जाए तो हो सकता है बाड़ेबंदी भी करनी पड़ सकती है क्योंकि
किस तरीके से वोट डालना है वो भी कईयों को सिखाया जाता है। एक और विकल्प पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व जो है वो विचार कर रहा है। दूसरी सीट पर बिना सिंबल के चुनाव लड़ाने पर विचार हो सकता है। पिछले राज्यसभा चुनाव की बात करें तो ओंकार सिंह लखावत बिना सिंबल के ही चुनाव लड़े थे। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब ई व्हीकल खरीदने पर सरकार अनुदान देगी। 2 पहिया वाहनों को 5 से 10 हजार प्रति वाहन अनुदान मिल पाएगा। 3 पहिया वाहनों की बात करें तो 10 से 20 हजार प्रति वाहन अनुदान मिलेगा। प्रदेश में ई व्हीकल्स को मोटर व्हीकल्स टैक्स के दायरे में भी बाहर रखा गया है। ई व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान है। लेकिन कुछ भी कहो, ये बेहद अच्छी खबर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए। अब आपको 2 या 4 बार सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगर आप सोच रहे हैं ई व्हीकल खरीदने का 2 पहिया 3 पहिया, तो अब आप बेहिचक इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ई व्हीकल खरीदने पर सरकार आपको अनुदान देगी। 2 पहिया वाहनों की बात करें तो 5 से 10 हजार प्रति वाहन आपको अनुदान मिल सकेगा। 3 पहिया वाहन आप खरीदते हैं तो 10 से 20 हजार प्रति वाहन आपको अनुदान मिलेगा। और पूरे प्रदेश भर की बात करें तो ई व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। ई व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान रखा गया है और इसका आपको ध्यान रखना होगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अजमेर को एक बड़ी सौगात। दरअसल अजमेर में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान के लिए मंजूरी मिल गई है। संस्थान के लिए लगभग 22 करोड़ 76 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। सिविल कार्य की मद में 13 करोड़ 13 लाख व उपकरण खरीद के लिए 9 करोड़ 63 लाख रुपए के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए हैं। तो अजमेर को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। अजमेर में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान के लिए मंजूरी मिली है और इस संस्थान के लिए जो रुपए की मंजूरी है वो आप तक पहुंचा दे। दरअसल ये है 22 करोड़ 76 लाख रुपए। सिविल कार्य की मद में 13 करोड़ 13 लाख रुपए के उपकरण खरीद सकेंगे। 9 करोड़ 63 लाख रुपए के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए गए हैं। वहीं ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश में मसाला फसलों की खेती को अब प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मसाला खेती के प्रोत्साहन के लिए भी मंजूरी दे दी है। ये भी अच्छी खबर है। 2022-23 की कृषि बजट घोषणा के क्रियान्वयन में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मसाला बगीचा स्थापना के लिए क्षेत्र विस्तार के लिए ये मंजूरी मिली है। मसाला बगीचा के लिए 11 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत ये आर्थिक सहायता आपको मिल पाएगी या फिर किसानों को मिल पाएगी जो कि मसाला बगीचा तैयार करने का सोच रहे हैं। और इस योजना की बात करें तो 50% लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल करने का भी प्रावधान है। तो ये बेहद अच्छी खबर, क्योंकि अब मसाला फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिल पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मसाला खेती के प्रोत्साहन के लिए मंजूरी मिली है। 2022-23 की कृषि बजट घोषणा के क्रियान्वयन में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अलग से कृषि बजट पेश हुआ था 2022-23 के जो घोषणा की गई थी उस क्रियान्वयन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मसाला बगीचा स्थापना के लिए क्षेत्र विस्तार के लिए ये मंजूरी है। इसके तहत मसाला बगीचा के लिए 11 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत ये आर्थिक सहायता आपको मिल पाएगी। योजना में 50% लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल करने का प्रावधान है। वहीं ये भी जानकारी है कि फर्जीवाड़े के आरोपी पर मेहरबानी। दरअसल PHED के चीफ इंजीनियर CM चौहान का ये मामला गलत जानकारी से अनुकंपा नियुक्ति लेने से जुड़ा ये पूरा मामला है। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी CM चौहान पाए गए थे, लेकिन विभाग ने चौहान पर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगले महीने रिटायर होने वाले हैं CM चौहान और इस बीच आज फिर से चौहान पर मेहरबानी की गई। चीफ इंजीनियर ग्रामीण का अतिरिक्त चार्ज उन्हें सौंप दिया गया, लेकिन सवाल यहां पर लगातार ये खड़ा हो रहा है, महकमे में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर किसकी मेहरबानी से चौहान का काम चल रहा है। सवाल ये भी, क्या जलदाय मंत्री महेश जोशी के संज्ञान में है ये पूरा मामला? सवाल ये भी, क्या यही है जलदाय विभाग का गुड गवर्नेंस? क्योंकि लगातार गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तब गुड गवर्नेंस पर ही सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस पर आरोप लगा है फर्जीवाड़े का उस पर लगातार मेहरबानी हो रही है।
दरअसल PHED के चीफ इंजीनियर CM चौहान से जुड़ा ये मामला है, जिन पर फर्जीवाड़े का आरोप है। वो आरोपी बनाए गए और गलत जानकारी से अनुकंपा नियुक्ति लेने से जुड़ा ये मामला है। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी भी पाए गए थे CM चौहान, लेकिन विभाग ने चौहान पर कार्रवाई की बजाय पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इतना ही नहीं, वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं और इस बीच आज एक बार फिर से चौहान पर मेहरबानी कर दी गई। चीफ इंजीनियर ग्रामीण का अतिरिक्त चार्ज उन्हें सौंप दिया गया। सवाल लगातार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन पर किसकी मेहरबानी है। आखिर जलदाय मंत्री महेश जोशी के संज्ञान में पूरा मामला है या फिर नहीं, और जलदाय विभाग की क्या यही गुड गवर्नेंस है, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। स्वागत है ब्रेक के बाद। सोनोग्राफी सेंटर्स में नियुक्त होंगे अब सोनोलॉजिस्ट, ये बड़ी खबर। राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड PCP-NDT की बैठक के दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में सामने आया कि सोनोग्राफी सेंटर्स पर सोनोलॉजिस्ट उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में मीणा ने दूसरी जगह पर लगे सोनोलॉजिस्ट को सेंटर्स पर लगाने के निर्देश दे दिए हैं। ये भी कहा गया है कि पिछले एक साल जहां पूरे राज्य में 2200 सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण हुआ था, तो वहीं इस साल अब तक 2500 सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण किया जा चुका है। पिछली बैठक में चिकित्सा मंत्री ने सोनोग्राफी सेंटर्स के नियमित औचक निरीक्षण के भी निर्देश दिए थे। इस काम में तेजी पर चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों की हौसला अफजाई भी की। जिकाया ऑपरेशन बढ़ाने और मुखबिर योजना का जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं, तो चिकित्सा मंत्री पूरे तरीके से गंभीर नजर आए। सोनोग्राफी सेंटर्स में सोनोलॉजिस्ट अब नियुक्त होंगे, ये निर्देश दिए गए हैं क्योंकि राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड PCP-NDT की बैठक हुई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में ये बैठक थी और बैठक में जब तमाम सवाल पूछे गए, तमाम जानकारी ली गई, तो ये सामने आया कि सोनोग्राफी सेंटर्स जो हैं वहां पर सोनोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में चिकित्सा मंत्री ने दूसरी जगह पर लगे सोनोलॉजिस्ट को सेंटर्स पर लगाने के निर्देश दे दिए हैं। पूरे राज्य में 2200 सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण भी हुआ था। वहीं इस साल अब तक 2500 सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण किया जा चुका है, ये जानकारी मिली। वहीं पिछली बैठक में चिकित्सा मंत्री ने सोनोग्राफी सेंटर्स के नियमित औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए थे। वहीं इस पूरे काम में तेजी पर चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों की हौसला अफजाई की। डिकॉय ऑपरेशन बढ़ाने और मुखबिर योजना का जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश चिकित्सा मंत्री ने दिए। वहीं अवैध खनन के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चल रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के निर्देश पर यह अभियान चल रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो उदयपुर जोन में 8 मामले सामने आए हैं। एक FIR भी दर्ज की गई है। 14,87,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के निर्देशन में कार्रवाई की गई। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा में अलग अलग ये कार्रवाई की गई। वसूली न होने के चलते 61 वाहन और मशीन अभी भी जब्त। अभियान के तहत 1001 टन से ज्यादा जब्त शुदा खनिज की मात्रा बताई गई है। उदयपुर जोन की बात करें तो यहाँ पर टीम राउंड द क्लॉक निगरानी कर रही है। तो दिशा निर्देश देने के बाद लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अभियान जो है पुरजोर तरीके से हो रहा है। पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। अवैध खनन के खिलाफ ये प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है, जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के निर्देश पर दिया गया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के प्रयास रंग लेकर आए हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा संबंधी आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए। उद्योग का दर्जा मिलने से कई इकाइयों को लाभ मिलेगा, चाहे वो होटल्स हो, मोटल्स हो, हेरिटेज होटल हो, बजट होटल हो, रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया, रिजोर्ट, स्पोर्ट्स रिजोर्ट, हेल्थ रिजोर्ट, स्पा, कैंपिंग साइट, अम्यूजमेंट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, MIC, कन्वेंशन सेंटर, म्यूजियम, रोपवे, टूरिस्ट लग्जरी कोच, तो वहीं कैरावैन और क्रूज टूरिज्म ग्रामीण पर्यटन योजना में प्रस्तावित इकाइयां, RIPS, वहीं MLUPY, RTDC इकाइयां, एंटाइलेट मेट सर्टिफिकेट के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वहीं प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने इसके तहत आदेश जारी किए हैं। वहीं उद्योग का दर्जा मिलने से पर्यटन क्षेत्र को काफी विकास इसका देखने को मिलेगा और इसके विकास की गति भी तेज होगी। तो राज्यसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज से निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राजस्थान में राज्यसभा के 4 सदस्यों का निर्वाचन होना है। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए 31 मई तक नाम निर्देशन किए जाएंगे। शनिवार 28 मई और रविवार 29 मई को नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर जोगाराम ने इस संबंध में जानकारी दी है। जानकारी के दौरान उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र विधानसभा के कक्ष संख्या 110 में रिटर्निंग ऑफिसर या फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष संख्या 706 के समक्ष अभ्यर्थी या फिर उसके किसी प्रस्तावक द्वारा सुबह 11 बजे से
3 बजे तक ये नामांकन दिए जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। 1 जून को दोपहर 1:30 बजे तक विधानसभा निर्देशन पत्र की समीक्षा करेंगे और विधानसभा भवन के कक्ष संख्या 751 में ये समीक्षा होगी। 3 जून को दोपहर 3 बजे तक वापस लिया जा सकता है नामांकन। फिलहाल ये जानकारी राज्यसभा चुनाव के तहत, क्योंकि शंखनाद अब हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया के तहत ये जानकारी